चलिए बच्चा लोग, लेट्स स्टार्ट। एक सैंपल पेपर हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम जो है एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा बस कैसे सॉल्व कर रहे हैं, है ना। पढ़ने का तरीका, है ना, बिल्कुल फोकस, बिल्कुल कंसंट्रेट, क्योंकि सिलेबस से बाहर नहीं है। जो कंसेप्ट आप पढ़े हैं उसी के अंदर है ना। जो चीज़ सीखे हो उससे बाहर कुछ नहीं है। बस ध्यान से पढ़िएगा। जो क्वेश्चन, एमसीक्यू के बारे में बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आया, एक बार और पढ़िए, फिर नहीं आया, आपसे रिक्वेस्ट है उसको स्किप कर दीजिए। उसको जबरदस्ती उसके साथ ना कीजिए। टाइम आपका लॉस हो जाएगा। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर। चलिए हम वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं, देखो, सॉल्व तो मैं कर दूंगा तुरंत, है ना, बट मैं इस क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चंस में आपको कुछ कंसेप्ट के साथ में बताऊंगा। टाइम लग सकता है हल्का सा, लेकिन कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, कैसे सोचते हैं वो भी जरूरी है। तो इस तरह से टाइम लग सकता है। तो सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि एक चीज और मैं नोटिस करवा देता हूँ आप लोग को कि सर, क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चन है बनाने का तरीका अलग अलग होगा सर। हो सकता है कोई क्वेश्चन किसी और तरीके से बने, कोई क्वेश्चन किसी और तरीके से बने। हमें एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए उस तरीका को अपनाना है जो बिल्कुल शॉर्ट हो। जितना शॉर्ट आउट हो सके उतना करें। ये था हमारा ब्रीफ, है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो आइडिया है जो मैं आप लोग को दिया हूँ, है ना। अब सवाल नंबर फर्स्ट एमसीक्यू का, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। पढ़ने के बाद इसको समझ में आ जाना चाहिए सर, पढ़ने के बाद तुरंत, कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये वाला वर्ड है एक्सपोनेंट, है ना। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, जैसे e टू दी पावर आपका हो गया n। ठीक है, ये जो पावर है ना, पावर, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब इस 196 का करो प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे, उस प्राइम फैक्टर्स के पावर में जो जो होंगे, उस पावर को ऐड करना है। 196 को मैं सबसे पहले करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। ये हो गया 98, ये हो गया आपका 49, ये हो गया आपका 7, यहाँ पे 7, यानी 196 जो हो गया आपका, वो हो गया 2 के पावर भी 2 और 7 के पावर में 2। अब इस 2 और ये 7, ये आपका बेस कहलाया, लेकिन इसका जो प्राइम फैक्टर का, ये प्राइम फैक्टर हुआ, 2 और 7 क्या हुआ? प्राइम फैक्टर हुआ। और इस प्राइम फैक्टर का जो एक्सपोनेंट है, पहले प्राइम फैक्टर का एक्सपोनेंट है 2 और दूसरे प्राइम फैक्टर का एक्सपोनेंट है 2। अब इसको, पावर को आपको ऐड करना है, एक्सपोनेंट को सम, मतलब किसका सम करना है? एक्सपोनेंट्स का सम। तो 2 + 2 आपका ऑप्शन नंबर सी इधर है। मीनिंग समझ में आ गया सबको? एक्सपोनेंट्स का मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था। मतलब इतना कि सर आप जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन किए, आपको यहाँ मालूम होना चाहिए, हाँ 2 कितने बार है? 2 बार रिपीट किया है। 7 कितने बार है? 2 बार रिपीट किया। 2 to 4, ऑप्शन सी खत्म। हो सकता है कि किसी फैक्टराइजेशन में 5 भी आ जाए, तो 5 भी प्राइम नंबर है। अब 5 जितनी बार रिपीट किया है उसको भी ऐड करेंगे, है ना, उतनी बार रिपीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ एक और अलग क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सपोज मैं ले लेता हूँ आपको 100 ले लेता हूँ। ओके, 100 ले लेता हूँ। यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ 50, यहाँ 2, यहाँ 25, यहाँ 5, यहाँ 5। यहाँ पे 2 कितनी बार रिपीट किया है सर? 2 बार। यहाँ 5, 2 बार। इसका भी आंसर कितना आएगा? 4। मीनिंग समझ में आया? यही चीज करना है सर, और कुछ नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, पॉसिबल है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? ये तो ग्राफ वाला क्वेश्चन लग रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन द गिवन फिगर बिलो। पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस के जितनी बार कट करता है उतने जीरोस होते हैं, ये सबको पता है। ये तो इजी क्वेश्चन है। 1, 2, 3 एंड 4।
कितने जीरोज हुए? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो इजी से सॉल्व हो गया सर। अब यहाँ पे द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू एक्स एंड x इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट एट p, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p आर। ध्यान रखिए यहाँ ग्राफ भी दे दिया आपका, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बिल्कुल ओरिजिन से होकर के निकलता है, देखिए है ना, और x इक्वल टू 4 बिल्कुल पैरेलल होगा y एक्सिस के, दोनों कट कहाँ किया है 4 पे। आपको पता होना चाहिए कि जो y इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू 4 ये कट कहाँ करना चाहिए, कॉमन सेंस 4,4 कैसे, हाउ, आप देखो। अब इसको आप ग्राफ के माध्यम से तो नहीं दिखा, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप एक काम करो x इक्वल टू करो 4, ये आपका एक इक्वेशन हुआ, एक लाइन का इक्वेशन हुआ जो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। और y इक्वल टू एक्स कहाँ से गुजर रहा है, ऑरिजिन से, ये दोनों कट कहाँ कर रहा है, p पे। अब ये दो अलग अलग लाइन है, दो अलग, छोटा इक्वेशन है बट अलग अलग, तो वो छोटा इक्वेशन यहाँ पे y के कोफिशिएंट जीरो है, यहाँ पे y जो है x के कोफिशिएंट के, मतलब y का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट बराबर है। इसका मतलब ये ग्राफ जहां भी कट करेगा सर x और y की वैल्यू सेम आएगी, और चूंकि x की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 4। खत्म हो गया क्वेश्चन, यानी जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, x और y यानी ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों सेम होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इफ y is a common root of the equations इतना एंड इतना, है ना, दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं क्वाड्रेटिक का, और उन दोनों का एक कॉमन रूट दे दिया है y इक्वल टू 1, वहां पे y में आपका क्वाड्रेटिक है सर। जनरली हम लोग x में पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे y में क्वाड्रेटिक है, घबराने की कोई बात नहीं है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बशर्ते आपको वहां देखना है कि वो क्वाड्रेटिक में है, और क्वाड्रेटिक में हमें दो जीरोज होते हैं, लेकिन उसमें से एक ही है y इक्वल टू 1 जो कॉमन रूट है, यानी कॉमन जीरोज है। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस में हम 1 पुट करेंगे तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। सवाल में पूछ रहा है कि अगर ऐसा है y इक्वल टू 1 कॉमन रूट है, तो आप ए बी का वैल्यू मतलब कि क्या करो, फाइंड करो। यानी यहां देखो ध्यान से, यहाँ पे ए किस में दिख रहा है, इस इक्वेशन में, और बी किस में दिख रहा है, इस इक्वेशन में। यानी एक बार जब y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो a इक्वल टू समथिंग आएगा, और यहाँ पे y इक्वल टू 1 पुट करोगे तो b इक्वल टू समथिंग आएगा। तो उस केस में a और b को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, ए बी का वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी आप माइंडली सॉल्व करो इसको। देखो a 1 y इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यानी a इंटू 1 a हो गया, है ना, अब प्लस यहाँ भी a इंटू 1 कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, अब प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे 2a प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू माइनस 3/2। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 का 1 सिंपली 1, b इक्वल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब जहां पे मुझे a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, तो भैया मैं पुट करने में क्या है ना, मल्टीप्लीकेशन है सिर्फ यहाँ पे, है ना, -2। यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, 3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान से देखिएगा, अगर नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल नहीं रखिएगा तो वहां पे नेगेटिव वाला भी आंसर है, खुश होके आ जाओगे, बाद में पता चला कि नेगेटिव क्यों छोड़ दिया मैंने, है ना। तो इसलिए जाना वो चीज सर गलती नहीं करने का, है ना, आराम से इत्मीनान से सॉल्व कीजिए, इजी से सॉल्व हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, एपी दे दिया है आपको, बहुत इजी है। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दिए, सिंपली आंसर निकल जाएगा। सेकंड टर्म आपका कौन दिख रहा है, 1 माइनस पी अपॉन पी और -1 अपॉन पी, एलसीएम पी हो जाएगा सर, यहाँ से 1 माइनस पी और यहाँ से -1 सर, -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा -p और नीचे p, वेट कर रहा है कि p आओ कैंसिल आउट हो जाओ, यहाँ बचा सिर्फ -1 यानी -1 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। A well planned locality has two straight roads perpendicular to each other. फिगर में दिया है रोड नंबर 1 को x एक्सिस माना गया है, रोड नंबर 2 को y एक्सिस मान लिया गया है ना। There are 5 lanes parallel to road 1. 5 lanes बनाया गया, ये एक्चुअली 5 lanes नहीं है, ये जो आपका दिखा ना lanes नंबर 1 2 3 4 5, एक्चुअली ये y इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 3 है, देख रहे हो ना आप, यहाँ देखो 1 2 3 4, है ना, ये सॉरी 4 और ये 5, ये 5 लाइंस है ना, जो ड्रॉ किया गया रोड नंबर 1 के पैरेलल। और क्या बोला है, इच लेन हैज 8 हाउसेस एज सीन इन फिगर, है ना, हर लाइन में यानी कि हर y इक्वल टू 1 में भी 8 घरे हैं,
y इक्वल टू 2 में भी 8 घर है। ऐसे जितने 5 लाइन है ना रोड 1 के पैरेलल, उस हर एक लाइन में क्या है, 8 हाउसेस हैं। और हाउसेस को देखो एकदम बिल्कुल खड़े कर दिया, लाइन छोटा लाइन से ड्रॉ किया है। वो किसके पैरेलल है सर, y के। क्लियर हो गया। बेसिकली आपको घबराने की दरकार नहीं है। क्वेश्चंस 3 लाइन के हैं, फिगर दे दिया है। आपको लगता होगा सर टाइमिंग ज्यादा लगेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। समझ में यहाँ तक आया है। चैतन्य लिव्स इन द 6th हाउस ऑफ द 5th लेन। चैतन्य जो है वो छठे हाउस, चैतन्य लिव्स इन 6th हाउसेस ऑफ 5th लेन, यानी 5th लाइन के छठे हाउस में। पांचवें लाइन कौन है, सबसे ऊपर वाला। देखो यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, है ना। इसमें पहला घर ये हुआ, सेकंड घर, थर्ड घर, फोर्थ घर, 5 और 6। यहाँ पे फिगर में भी आपको मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे 6,5 होगा। चैतन्य जहां रह रहा है वहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6,5। और कौन है, हमीदा लिव्स इन द सेकंड हाउस ऑफ द सेकंड लाइन, यानी हमीदा जो है सेकंड हाउस के सेकंड लाइन में, यानी 2,2 हो गया यहाँ पे कोऑर्डिनेट। बहुत इजी हो गया। व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में सीधे क्या करो, बस इसको ज्वाइन कर दो सर। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, वही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। और डिस्टेंस फॉर्मूला तो किसको नहीं आता है सर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 2 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 का, और 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। रूट चढ़ेगा सर, है ना। 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4 6 16, और यहाँ पे 3 3 जा 9, यानी यहाँ पे स्क्वायर रूट चढ़ाइए। 16 और 19 कितना, 9 कितना हो गया 25, स्क्वायर रूट 25 कितना हो गया 5, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा हमीदा और इसका है सर चैतन्य का, 5 यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखो ये क्वेश्चन पढ़ने में जो टाइम लग जाएगा 1 मिनट ले लेगा, लेकिन सर बहुत इजी क्वेश्चन है। आप ऑब्जेक्टिव में 2-3 लाइन का क्वेश्चन होगा, इत्मीनान से शिद्दत से कीजिएगा, डरने की जरूरत नहीं है। एकदम बिल्कुल स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ने के साथ में ही आंसर निकल जाता है ना। कोई कोई क्वेश्चन होता है जो 3 लाइन का 2 लाइन का दे देता है, डरने की आवश्यकता नहीं। चलिए, 3 consecutive vertices of parallelogram ABCD 1,2, 1,0, 4,0, the coordinates of the fourth vertex DR। देखो आपको बता दें कि ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है सर, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में आपको पता है प्रॉपर्टी वो क्या होता है सर, अपोजिट साइड्स बराबर होता है और पैरेलल भी होता है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप ग्राफ से सॉल्व करोगे तो बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा, एनालिटिकल सॉल्व करोगे दोनों सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मैं ग्राफ से सॉल्व करता हूँ, है ना। देखिए ये कुछ आपका है ना, ध्यान से बस देखना है। सबसे पहले क्या है सर, ABCD, है ना। सबसे पहले ए कितना है 1,2, 1,2 कहाँ होगा, यहाँ पे अगर x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 2 कहाँ होगा, 1, और यहाँ पे 2। यानी ग्राफ जो है सर कुछ हमारा बिल्कुल यहाँ पे होगा, ये पॉइंट आपका होगा ए। उसके बाद B 1,0 है, 1,0 होगा सर, 0 सर होगा ये वाला, ठीक है। फिर 4,0 कहाँ होगा, 4,0 सर यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया। ये आपका हो गया 4,0, ठीक है। देखिए ध्यान से सर, ये 1,2 हुआ और ये 1,0 हुआ, और ये हो गया 4,0। क्या लगता है जो आपको पैरेललोग्राम का जो चौथा जो वर्टेक्स है वो कहीं ना कहीं इस लाइन के बिल्कुल सामने होगा, यानी जहां भी वर्टेक्स होगा, जैसे ये लाइन कौन सा है y इक्वल टू 2 का, यानी चौथे वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा y एक्सिस वाला वो हो जाएगा 2। अब डिपेंड करता है सर कि सबसे पहले ढूंढूंगा ऑप्शन में कि y इक्वल टू 2 कहाँ है। सर यहाँ -2, ये तो पहले रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। उसके बाद 2 यहाँ पे है और यहाँ पे है, दोनों में से कौन सही होगा, इसकी भी डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चारों के चारों वर्टेक्स, आपका 2 वर्टेक्स तो ऑन द एक्स एक्सिस वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और 2 वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। इसका मतलब ओवरऑल ये चारों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, तो इसमें तो नेगेटिव की कोई बात ही नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ से देख भी रहा सर, ये 4, ये एक्चुअली में आपको लग रहा है कि पैरेललोग्राम है, लेकिन ये एक्चुअली है क्या सर, रेक्टेंगल। और हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल क्या है सर, एक तरह का पैरेललोग्राम है, स्पेशल पैरेललोग्राम है, जिसके चारों एंगल क्या होते हैं 90 होते हैं।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल डी सी देन ए पी इज इक्वल टू, है ना, यानी आपको फिगर में सब कुछ दे रखा है, एक ए बी पैरेलल डी सी, यानी ये आपका हो गया ट्राइपिजम। ये क्या हो गया सर? ट्राइपिजम। ध्यान रखिए आपको दिया क्या क्या है, ए बी की वैल्यू 4 यूनिट और डी सी की वैल्यू 6 यूनिट, फिर उसके बाद ये डीपी दे दिया 7.5 और ये हो गया पीसी हो गया 7.5। अब मीनिंग कैसे समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सर हो गया पैरेलल, पैरेलल हो गया, तो आपको निकालना क्या है, एपी, एपी पे अटैक करना है, तो एपी जो जुड़ा हुआ है वो ट्रायंगल एपी भी जुड़ा हुआ है ना, तो हमें बेसिकली ध्यान देना कि क्या डीपीसी और एपीबी क्या ये पैरेलल है सर, और सॉरी पैरेलल कहते हैं, क्या ये सिमिलर है सर? बिल्कुल सिमिलर है। आप ध्यान से देखो कैसे सिमिलर है, क्योंकि चूंकि सर ये साइड्स से जो है एबी और डीसी पैरेलल है, तो ये बीडी और एसी ट्रांसवर्सल का काम करेगा। जब बीडी ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये वाला एंगल अगर 1 होगा तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा सर 1, ये एंगल 2 होगा तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा सर 2, डबल ए, और ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है सर, यानी डबल ए सिमिलरिटी से आप अगर पैटर्न अगर लगाओगे तो बहुत इजी से लग जाएगा। देखिए आपका हो जाएगा ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी पी डी के, ठीक है। अब यहां से सीपीएसटी लगाओगे तो क्या हो जाएगा सर, चाहिए क्या मुझे, एपी चाहिए ना, तो पहले एपी पे अटैक करो, एपी है फर्स्ट सेकंड में, उसमें क्या है सीपी है फर्स्ट सेकंड में, उसके बाद सर तो तीनों लिख दो, है ना, जो उठाने का मन होगा उठा लेंगे, लिखने में क्या जाता है सर, ए पीबी अपॉन पीडी हो गया, और उसके बाद हो गया हमारे सर ए बी अपॉन क्या सी डी। अब देखिए आप एपी कितना है, एपी तो निकालना है, सीपी पता है क्या, सीपी वेरी सीपी, यस सर 7.5। क्या पीवी पता है सर, नहीं पता है सर, तो इसको लेने की दरकार नहीं है, दो अननोन हो जाएगा फिर। क्या इसमें दोनों पता है क्या, यस सर, ए बी कितना है 4 यूनिट, सी डी कितना है 6 यूनिट, क्या कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, एपी 4 इंटू 7.5, 7.5 से डेसिमल हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 0, यानी 10 आ जाएगा 6, ये आ जाएगा सर 6, ये आ जाएगा आपका 15 पंचे 75, 2 पंचे 100, 2 दूनी और यहाँ से 2 तिहाई 6, 3 पचे 15, यानी एपी का वैल्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट से कभी कभी 1.5 मिनट टाइम लगता है सर, है ना, कोई क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन आसानी से बन जाता है, लेकिन हाँ बनेगा तो बिल्कुल स्किप नहीं करना, उसको बना ही देना अच्छे से, है ना। नेक्स्ट क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इन द गिवन फिगर ओ क्यू जो है आपका वो आपको दिया गया है कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ओपी दिया है 5 सेंटीमीटर। आपको पता है कि सर यहाँ पे ओपी क्या है, ओपी कहते हैं कि क्यूपी क्या है सर, ये एक तरह से ये रेडियस जो है टेंजेंट में परपेंडिकुलर होता है, ये 90, यानी ओक्यूपी आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये 3 5 ट्रिपलेट बनेगा तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सवाल में क्या पूछा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पीआर, पीआर कहाँ है सर यहाँ पे, अब बताइए एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट तो बराबर होता है, तो पी क्यू का लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, पीआर के बराबर, ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये क्वेश्चन को करने में मुश्किल से मुश्किल 20 to 25 सेकंड लगना चाहिए, है ना, बहुत इजी से बन जाएगा क्वेश्चन ये वाला, तो कुछ क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं सर 10, क्या है, AB and CD are two parallel tangents to a circle of radius 5 centimeter. The distance between the tangents each. देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये भी प्रॉपर्टी भी बनेगा क्वेश्चन। आपको तो एक सर्कल हो गया और आपको पता है कि दो टेंजेंट पैरेलल कब होगा, दो टेंजेंट पैरेलल कब होगा, बिल्कुल इस तरह से, यानी उस पे जो रेडियस, दोनों पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है, ये और ये भी, इसका मतलब वो एक्चुअली में वो दोनों रेडियस जो है ना जो ज्वाइन करेंगे तो एक्चुअली एक डायमीटर बनाएगा सर, है ना, डायमीटर बनाएगा। तो सवाल में क्या पूछा है, ध्यान से देखिए, रेडियस आपको 5 दे दिया, ये 5 तो ये भी 5, 5 5 10, द डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट्स, टेंजेंट्स, ये टेंजेंट डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट्स पूछा है, क्या पूछा है, ये एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ दिया है एंड डायमीटर की वैल्यू पूछी है, 5 5 10 आंसर होगा सर, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, है ना। प्रॉपर्टी पे जब भी दो टेंजेंट पैरेलल होगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये वाला और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये वाला जो ज्वाइन करोगे हमेशा वो सेंटर से पास करेगा, और जो लाइन सेंटर से पास करता है उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर, और रेडियस अगर दिया हुआ है तो डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर सर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री वाला क्वेश्चन आया, बहुत इजी होता है सर, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 है प्लस
आपको कॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, नीचे 1 प्लस कॉसेक अल्फा है, तो कोशिश करो कॉट स्क्वायर अल्फा को कॉसेक के टर्म में कन्वर्ट करने का। वी नो दैट सर, वी नो दैट क्या, वी नो दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। सो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे मैं कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह पर क्या लगाऊंगा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे है 1 प्लस कॉसेक अल्फा। क्या हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म में ऊपर वाले को तोड़ सकता हूँ, 1 को एज इट इज छोड़ दीजिए, उसको छेड़छाड़ नहीं करना। इसको लिख सकता हूँ कॉसेक कॉसेक अल्फा माइनस 1 इंटू कॉसेक अल्फा प्लस 1, और नीचे कौन वेट कर रहा है, कॉसेक अल्फा प्लस 1। ये 1 प्लस कॉसेक अल्फा 1 प्लस कॉसेक अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये बचा क्या सर, ये बचा आपका 1 प्लस कॉसेक अल्फा माइनस 1, डिनोमीटर तो गायब हो गया, तो ये -1 इस 1 को भी क्या करेगा, गायब कर देगा। बचा सिर्फ और सिर्फ आपका कॉसेक अल्फा। इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, है ना सर। इसको भी करने में 30 to 40 सेकेंड एनफ है सर। देखिए ये क्वेश्चन तो और इजी है, अगर थोड़ा सा भी गलती करोगे क्वेश्चन नंबर 12 में, तो सर आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत होने वाला है। देखिए कभी कभी तो आपका आंसर ऐसा हो जाएगा कि ऑप्शन में ही मैच नहीं करेगा, है कि नहीं। चलिए देखते हैं, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है सर, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। अब मल्टीप्लाई है सर, ध्यान से देखिएगा, कॉस स्क्वायर 45, कॉस 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक 60। सर सेक 60 होता है कॉस 60 के उल्टा, कॉस 60 का होता है 1/2, तो सेक 60 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। क्लियर, माइनस, ठीक है। नाउ माइनस है कि प्लस है सर, एक सेकेंड, प्लस फिर 1/2। आप cos 90 का वैल्यू क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, cos 90 का वैल्यू होता है सर 0। तो सर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 -2। tan 60 का वैल्यू होता है √3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, है ना। नाउ ये 0 का कोई वैल्यू खत्म हो गया सर, ये आपका हो जाएगा 3/8, और ये हो जाएगा 4 4 16, ये तो खत्म हो गया -6। नाउ दिस इज 3/8 प्लस 10। नाउ क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लीजिए तो आ जाएगा 8, 10 8 80, 3 13 80/8, 83/8 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, 30 सेकेंड 1 मिनट क्यों ना ले ले क्वेश्चन में, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करने का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर 13। A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height 5 मीटर। देखो समझो इस क्वेश्चन को, पहले तो आपको क्वेश्चन का फिगर समझ में आना चाहिए। कोई भी टावर जो होता है ग्राउंड पे परपेंडिकुलर होता है ना सर। तो आपको पहले क्या करो कि आप एक टावर बना लो। ओके, बन गया सर। मैं मान लूंगा कि जो ए बी है वो आपका है टावर, ये क्या है आपका हो गया टावर, ठीक है, ये टावर है, ठीक। और यहां से ऊपर में सरमाउंटेड है क्या चीज सर, एक फ्लैग, क्या है, फ्लैग, उसको मान लीजिए सी। तो एसी हो जाएगा आपका, एसी जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ का मतलब झंडा होता है, कभी कभी घर में देखते हो, कोई मंदिर में देखते होगे, सबसे ऊपर में क्या होता है, झंडा लगा रहता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैग स्टाफ बोलते हैं, ठीक है। बिल्डिंग आपका ए से बी तक हुआ, ए से सी तक फ्लैग स्टाफ हुआ। सवाल में आगे पढ़ते हैं, फ्लैग स्टाफ का हाइट दे रखा है, यानी एसी का वैल्यू दे रखा है सर 5, यहाँ पर ये आपका है 5, ठीक है, ये 5 भी दिख रहा है ना, एक सेकेंड वेट, ये आपका है 5। ओके, एसी का वैल्यू फ्लैग स्टाफ का। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्लेन, ये प्लेन जो है ना, प्लेन कंफ्यूजन मत ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में बात कर रहा है, इसकी बारे में बात कर रहा है ना। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्लेन, कहीं पॉइंट है नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी फ्लैग स्टाफ का बॉटम कौन होगा, ए, है ना। ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट, ये डी मान लो कि प्लेन में कोई डी पॉइंट है,
उस डी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है फ्लैग स्टाफ के बॉटम से एंड टॉप से, टॉप को भी कहां ज्वाइन करेंगे, उसी डी पॉइंट से। अब बताइए कितना कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री कौन होगा, जो बॉटम से होगा, और वो कौन होगा, जो टॉप से होगा, फ्लैग स्टाफ के टॉप से। तो ये हो गया सर आपका 30 डिग्री, और ये हो गया आपका 60 डिग्री। सवाल में क्या पूछा है, द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, ए बी। तो कैसे निकालेंगे बताइए आप एक काम करो, tan और 60 लगाओ, tan 60 लगाओ तो, और tan 30 लगाओ, फटाफट करो जल्दी से। चलिए हम यहाँ लगाते हैं, tan 60 लगाएंगे, tan 60 लगाएंगे तो आपका हो जाएगा पूरा BC आ जाएगा, है ना, और नीचे आ जाएगा आपका BD। कितना आ जाएगा सर, BD। क्लियर, BC अपॉन BD। तो ये BD इधर कर लो, और BC अपॉन tan 60 आएगा, tan 60 हो जाता है आपका √3। ठीक है, इस अब BC की वैल्यू कितनी होती है पता है ना, BC की वैल्यू वो होगी 5 प्लस टावर का ले लो x, यानी आपका हाइट ऑफ टावर यानी कि x की वैल्यू पूछा जा रहा है, नीचे आ गया √3। अब लगाइए आप किसका सर, tan 30, tan 30 लगाऊंगा तो हो जाएगा आपका AB अपॉन BD। ओके, और tan 30 का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ राइट साइड में, देखिएगा यहाँ पे, ये tan 30 की वैल्यू होती है सर 1/√3 इक्वल टू AB की वैल्यू तो मैंने x माना था, BD की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल रखा है 5 प्लस x अपॉन √3, 5 प्लस x अपॉन √3, √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब देखिए क्रॉस क्रॉस खेलिए, ये 5 प्लस x और ये √3x को √3 से गुना करेंगे तो ये बच जाएगा 3x, और आई थिंक ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2.5 आ जाएगा सर, 5/2 2.5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा आपका बताइए, 2.5 सेंटीमीटर। इतना कैलकुलेशन को थोड़ा सा अच्छा करना, लेकिन धीरे धीरे करना ज्यादा अच्छा रहेगा। The length of the minute hand of a clock is 21 centimeter. The area swept by the minute hand in 10 minutes. आपको पता होना चाहिए कि सर एक मिनट में कितना डिग्री कंटेन करता है, जो मिनट हैंड होता है 6 डिग्री। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा 60 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू आ जाएगा 60, थीटा का वैल्यू आ गया 60। और मिनट हैंड का जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं रेडियस के बराबर होता है, रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। सवाल में क्या पूछ रहा है, वो आपका यानी एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, सेक्टर पूछ रहा है। इस तरह क्वेश्चन को एकदम ध्यान रखिएगा। सेक्टर का एरिया क्या होता है सर आपका, सेक्टर का एरिया होता है थीटा, यानी 60 अपॉन 360 इंटू पाई स्क्वायर। पाई का वैल्यू पुटअप कीजिए 22/7, और रेडियस कितना है सर 21 इंटू 21। नाउ दिस इज 6 टाइम्स में खत्म, ये 7 से 7 3 जा खत्म, ये 3 और ये 2 खत्म, फिर यहाँ कितना हो जाए 2 11। अब 11 21 को गुना कीजिए, एक लास्ट में किसका है देखिए, कभी कभी तो आपको कैलकुलेशन करने की दरकार नहीं है सर। देखिए यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 21 है, यानी यूनिट डिजिट पे 1 है दोनों का, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कभी कभी अकल भी लगाना है, कैलकुलेशन से बचना है तो डायरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यानी कहीं पे देखिए 1 दिया हुआ है, ए में देखिए 2 है यूनिट पे, बी में कितना है 6 है, और यहाँ पे 0 है। इसका मतलब गुणा करने की कोई दरकार नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट में आइए क्वेश्चन नंबर 15 में, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा डिग्री ऑफ द सर्कल विथ रेडियस आर। लो ये तो सीधे फॉर्मूला पूछ दिया सर, आपको पता है क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये क्या होता है, रेडियस कैपिटल आर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि कोई सा इवेंट है, उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.05, उससे आपका पूछ रहा है वही इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 से क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सर, तो ये हो जाएगा 0.95। 0.95 ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर सर, बहुत इजी। एन अनबियास्ड डाई इज थ्रोन वंस। अनबियास्ड डाई है जो एक बार देखो अनबियास्ड का मतलब समझिएगा, अनबियास्ड का मतलब होता है सिक्का, एक सिक्का के दो फेस होते हैं,
दोनों फेस में अलग अलग चीजें, मतलब एक तरफ हेड है तो दोनों तरफ एक तरफ टेल होगा। और ब्यास डाई में होता है क्या है सर कि दोनों तरफ सेम होता है ना, दोनों तरफ मतलब इधर भी हेड उधर भी हेड, उसको बोलते हैं ब्यास डाई। अनब्यास्ड का मतलब क्या होता है कि डाई जो सॉरी यहाँ डाई है ना, तो डाई है तो सभी में अलग अलग नंबर है, यानी 1 से लेके 6 तक है, ऐसा नहीं कि कोई नंबर रिपीटेड है। अनब्यास्ड का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, है ना, और ये उसमें लिखे रहते हैं। चलिए, अनब्यास्ड डाई इज थ्रोन वंस, एक बार उसको डाई किया गया, सैंपल स्पेस में 6 के 6 आएंगे, उस केस में टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएंगे 6, है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं पता है? यस सर, 4 से स्टार्ट होता है, फिर 6, 5 तो प्राइम हो गया, यानी आपका हो गया एनी में हो गया 2, कितने हो गए 2, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/6, दैट इज 1/3। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर सर, बनने में टाइम नहीं लगेगा, बस समझिएगा अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द अर्थमेटिक मीन, सर अर्थमेटिक मीन का एक और नाम है, बहुत पॉपुलर नाम है, दैट इज कॉल्ड एवरेज। क्या नाम है सर? एवरेज। बस इस नंबर का एवरेज निकालिए, बताइए कहां तक है, 1 से लेकर के n तक जा रहा है, इसका मतलब मीन बराबर क्या पढ़े हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट कहां तक चलेंगे n तक, डिवाइड करेंगे सर, टोटल नंबर कितने हैं n है। अब इसको बस सिंप्लीफाई कीजिए, आप ऊपर वाले को देखो, गौर से देखो, क्या ये एपी में दिख रहा है ऊपर वाले, है ना, समीशन देख लीजिए, एसएन की वैल्यू पूछ रहा है और कुछ नहीं सर, एसएन की वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। और इस ऊपर वाला जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म है 1, उसका फर्स्ट टर्म है 1, और कॉमन डिफरेंस भी कितना है 1 है, और ये लास्ट टर्म कितना है सर, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म वो भी n है सर, लास्ट टर्म कितना है n पड़ा हुआ है, तो आपको एसएन पूछ दिया है सर, एसएन अपॉन n हो गया, एसएन की वैल्यू क्या होता है n/2, और a प्लस एल, ए की वैल्यू कितनी है 1, और एल की वैल्यू कितनी है n, कहानी खत्म हो गया सर, नीचे n है, यानी यहां से हो जाएगा आपको n इंटू 1 + n, और ये जो 2 है ये वाला ये नीचे उतर जाएगा, और ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी n + 1/2, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत इजी से क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, है ना। असर्शन में सबसे पहले ध्यान से पढ़ना होता है असर्शन वाले क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है सर, है ना, क्योंकि रीजन को भी समझ में आना चाहिए, रीजन अगर डिपेंड करेगा, अगर असर्शन का टोटल कैलकुलेशन, टोटल जो भी फॉर्मूला यूज हुआ है, अगर रीजन में है ऐसा कुछ, तभी हम बोलेंगे कि असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और असर्शन रीजन पे डिपेंड करता है, तो उस केस में रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो असर्शन में पहले स्टेटमेंट पढ़िए, ट्वाइस इन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेन ऑन अ हेमिस्फीयर विद सेम रेडियस, यानी सिंपल सी बात है, एक टॉय एक खिलौना है जो आपको कोन से बना हुआ है और सरमाउंट है किससे सर, सरमाउंटेड है आपका, देखिए कुछ ऐसा, ये आपका हो गया कोन, और सरमाउंटेड है आपका हेमिस्फीयर से, कुछ ऐसे सरमाउंटेड है सर, यानी ये आपका बन गया एक खिलौने बन गया है ना। अब सेम रेडियस है, यानी कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर रेडियस विल बी सेम। अब हाइट क्या दिया है, देखिए द रेडियस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन 4 सेंटीमीटर, यानी आपका रेडियस दे दिया है 4 सेंट, अब कोन का रेडियस 4 तो हेमिस्फीयर का भी रेडियस 4, और हाइट कितना है कॉनिकल का, कॉनिकल समझ में आना चाहिए, यानी सिर्फ कोन का हाइट दिया हुआ है सर आपको कितना 4 सेंटीमीटर, दैट इज की एच की वैल्यू, ओके सॉरी एच की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, इट्स लिटिल मिस्टेक, ओके। नाउ द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज 163, तो आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा ना सरफेस एरिया, निकालिए फिर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सर, सरफेस एरिया में आपका हो जाएगा एक तो कोन का सरफेस एरिया दैट इज कॉल्ड πr/l, अब प्लस उसका सरफेस एरिया ऊपर वाले का, जिसको आप टच करते हो उसी को सरफेस एरिया बोलते हैं ना, टच कर रहे हो हेमिस्फीयर के ऊपर वाला हिस्सा, दैट इज की सिर्फ और सिर्फ 2πr²। अब यहां से देखिए कितना इजी सॉल्व होगा, अब पाई आर को कॉमन लेके निकाल लो बाहर, पाई आर निकल गया बाहर में, इसमें सिर्फ बचा एल, और उसमें बचा सर 2 और एक आर बच गया। अब सॉल्व कर दीजिए, 22/7 हुआ, ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी है सर 4 है, क्लियर। अब देखिए एल की वैल्यू निकल जाएगा क्या, हाँ सर निकल जाएगा, ये हाइट 3 है, रेडियस 4 है, तो हमारे पास हाइट 3 है और रेडियस 4 है, तो स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा 3 4 5, 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो एल की वैल्यू हम निकालने की दरकार नहीं, राइट निकल गया, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस और ये 2r कितना हो जाएगा
4 2 जा 8 हो गया ना, 8 5 13, यानी 22 अपॉन इसको 3.14 पुट कर दीजिए, 3.14 मल्टीप्लाई 4 और ये 8 5 13, 13 चक 52, 52 को गुना कीजिए, 52 को गुना कीजिए किससे सर, 3.14 से, 3.14 से, 3.14 से कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऐसे गुना कीजिए, 3.14 से 52 से गुना कीजिए, 2 चक 8, 2 और 2 तिया 6, 5 चक 20, 7 पंतिया 15, 8 2 7 6 13 और 5 1 6 और ये एक पॉइंट जाएगा 2 पे, 163.28, 163.28 क्या है सर, बिल्कुल है सर, यानी असर्शन विल बी ट्रू। अभी भी डिसीजन नहीं लेंगे, देखिए असर्शन को सॉल्व करने में इतना टाइम लगेगा जितना मुझे टाइम लगा है, 1 से 1.5 मिनट टाइम लगेगा 1 मिनट में, है ना। अब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर देखिए, रीजन में क्या है, हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर स्क्वायर है सर, होता क्या है आर क्यूब, तो फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, हाँ यूज किए हैं 2/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पे रीजन ही गलत है, तो सर एक्सप्लेनेशन तो खैर हमारा होगा ही नहीं, यानी असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना इजी था क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, √3 और 2√3, 3√3 और 4√3। देखिए ध्यान से, ये एक है, इधर एक छुपा हुआ है ना, यहाँ पे 1√3, 2√3, 3√3, 4√3, यानी ये सर एपी में है, ये सीरीज बाकी में एपी में है, यानी असर्शन इज ट्रू। कैसे ट्रू सर, क्योंकि आप देखोगे सेकेंड टर्म को और फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो आपका आ जाएगा √3, फिर आप देखिए फोर्थ टर्म को यानी थर्ड टर्म कितना है सर, 3√3, 3√3 और सेकंड टर्म क्या है 2√3, तो कितना हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ √3, यानी हर केस में सेम आ रहा है सर। जब सेम कांस्टेंट से अगर हमें क्या होता है कि आगे बढ़ता है तो उस केस में वो कॉमन डिफरेंस कराता है, और एपी में ही कॉमन डिफरेंस होता है सर, तो पहला असर्शन हमारा ट्रू होगा, कॉमन डिफरेंस इज √3, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है एंड इक्वल टू √3 भी है, therefore gives the series is an AP, इसका मतलब assertion is true and reason is true, और दोनों और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो थैंक यू सो मच, ध्यान से समझिएगा, समझाने में वक्त लगा है सर, लेकिन इसको करने में मुश्किल से आधा घंटा से भी कम लगेगा, तो प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आदत बनेगा, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, है ना। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि सेक्शन बी और सेक्शन सी का क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके डालेंगे, है ना, फिर सेक्शन डी, फिर सेक्शन बी। ओके, थैंक यू सो मच।